हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं लेबोरेटरीज वैल्यूज़। जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, नॉर्मल वैल्यूज़ क्या रहती हैं लेबोरेटरीज की, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, जब हम ब्लड विड्रॉ करते हैं तो ब्लड के अंदर जो ये ब्लड है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, इसके अंदर यदि हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो क्या होगा, ये आधा नीचे जम जाएगा, कुछ पार्ट, और कुछ ऊपर रह जाएगा। तो इसमें जो प्लाज्मा हो जाता है, एक पार्ट इसका रहता है प्लाज्मा और एक पार्ट क्या रहता है इसका, एलिमेंट्स रहते हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं वो, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा जो रहता है वो रहता है 55% और ब्लड सेल्स रहती हैं कितनी, 45%। यदि मैं इसमें बात करूँ प्लाज्मा के अंदर भी, जो ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर भी प्लाज्मा कितना रहता है आपका, 55% रहता है। इस प्लाज्मा के अंदर 7% तो क्या रहता है आपका, प्रोटीन रहता है, ठीक है। और 91% क्या रहता है, वाटर होता है इस प्लाज्मा के अंदर, है ना। हमने देखा ब्लड्स को, भाई 45% में ब्लड सेल्स होती हैं, 55% प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा के अंदर भी 91% तो क्या रहता है आपका, वाटर रहता है। और बचा हुआ जो 2% है वो क्या रहता है आपका, कुछ अदर सोल्यूट रहते हैं। और इन अदर सोल्यूट में क्या आते हैं आपके, जैसे कुछ आयंस हैं, आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है, न्यूट्रेंट्स हैं। इसके अलावा गैसेज भी इसमें ही आती है ना, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब इस 2% के अंदर आते हैं, है ना। आयंस कौन कौन से हैं, सोडियम पोटेशियम, ये जो है ये आपकी क्या है, आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब बात करते हैं कि जो रिमेनिंग 45% बच गया, उसके अंदर क्या क्या आते हैं। तो उस 45% के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो आती हैं। ब्लड सेल्स यानी कि कौन कौन सी, प्लेटलेट्स आती हैं, प्लेटलेट्स आती हैं, WBC आती हैं और RBC आती है। RBC को हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट। WBC को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पे देखिएगा प्लेटलेट्स नॉर्मल कितनी होती है हमारे शरीर में, तो वो होती है 1.5 लाख से लेके 4 लाख। जबकि WBC कितनी होती है, 4.5 थाउजेंड से लेके 11,000, ये आपकी क्या रहती है, WBC रहती है। और RBC की बात करें तो RBC कितनी रहती है, 4 टू लेके 6.2 मिलियन, ठीक है। यानी कि इनकी यूनिट जो रहेगी वो क्या आती है, सेल्स पर क्यूबिक mm, ठीक है। ये भी सेल्स पर क्यूबिक mm, जबकि ये रहती है आपकी सेल्स पर माइक्रोलीटर। तो ये आपकी नॉर्मल सेल्स का वैल्यू होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स उनका नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। तो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या रहते हैं आपके, जैसे प्रोटीन्स रहता है, वाटर रहता है, और 2% में ये रहते हैं आयंस रहते हैं। तो यहाँ पे हम आयंस पढ़ रहे हैं। आयंस के अंदर क्या है आपके, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सबसे पहला है सोडियम। तो सोडियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है, और हम देखेंगे कि इनका नॉर्मल वैल्यू क्या रहता है, साथ में इसका मेन फंक्शन क्या रहता है। तो 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसका नॉर्मल वैल्यू होता है, ठीक है। ये तो इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। और कैसा आयन है ये, पॉजिटिव आयन होता है। तो कैटायन है, कैटायन है, कौन सा आयन है, एक्स्ट्रा सेलुलर।
एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है। दूसरा हम देख लेते हैं इसके साथ में पोटेशियम को। पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम जो होता है ये आपका है, इसका नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है 3.525 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। साथ में ये कौन सा आयन है, ये कौन सा है, ये है इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर कैटायन। तो ध्यान रखना सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर है, जबकि पोटेशियम क्या है आपका इंट्रासेलुलर है। इन दोनों का फंक्शन क्या है, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, एसिड बेस बैलेंस। इसके साथ में इनका फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती हैं उनके कंडक्शन में हेल्प करते हैं। नर्व ट्रांसमिशन जो होती है, नर्व इम्पल्स होती हैं उनके ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। सोर्सेस क्या हैं इसके, दोनों के ही सोर्सेस डाइटरी सोर्सेस हैं, डाइटरी सोर्सेस हैं, ठीक है। सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है इसका, जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका मेजरली एब्जॉर्प्शन जो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और जो पोटेशियम है इसका एक्सक्रीशन जो होता है कौन करवाता है, सोडियम का भी एक्सक्रीशन किडनी करवाती है, और पोटेशियम का एक्सक्रीशन भी कौन करवाता है, किडनी करवाती है ना। और किडनी क्या होती है कि जितना पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है उतना पोटेशियम रख लेती है, बाकी का पोटेशियम एक्सक्रीट करवा देती है। तो हमें याद रखने की जरूरत है कि नॉर्मल वैल्यू क्या है दोनों की, ये इंट्रासेलुलर है, सोडियम जो है क्या है एक्स्ट्रा सेलुलर है, पोटेशियम क्या है आपका इंट्रासेलुलर, ये चीज़ याद रखने की जरूरत है। और फंक्शन ये किस में हेल्प करते हैं ये। इसके साथ साथ आपको क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू भी देख लेना है। तो क्लोराइड का नॉर्मल वैल्यू होता है आपका 98 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मेन तो सोडियम और पोटेशियम ही है, लेकिन इसका भी देख लेना। इसके साथ साथ बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट हम पढ़ते हैं एसिड बेस बैलेंस के अंदर, और वहाँ पे इसका बहुत रोल होता है, 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है आपका बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू होता है। अब हम बात करते हैं कोगुलेशन स्टडीज की। कोगुलेशन स्टडी मतलब यानी कि जो ब्लड कोगुलेशन होता है तो उसकी प्रोसेस होती है कोगुलेशन की, है ना। तो उसके अंदर हम टेस्ट करते हैं, एक तो क्या होता है आपका एपीटीटी होता है, एपीटीटी होता है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एक आपका होता है पीटी होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, और एक होता है आपका आईएनआर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एपीटीटी हम किस में देखते हैं, जो पेशेंट वारफेरिन ले रहा है ना, हेपेरिन ले रहा है, सॉरी क्या ले रहा है, हेपेरिन। हेपेरिन जो पेशेंट ले रहा है, हेपेरिन वाले पेशेंट के अंदर हम देखते हैं एपीटीटी। देखो इसको याद करने के लिए मैं WEPT याद रखिएगा, वेप्ट। W से है वारफेरिन, जो वारफेरिन ले रहा है उसके लिए क्या टेस्ट करेंगे हम, PT और INR। क्या करेंगे, PT INR करेंगे। E का मतलब यहाँ पे है एक्सटर्नल पाथवे, तो ये कौन से पाथवे को रोकता है, एक्सटर्नल पाथवे को रोकता है, कोगुलेशन के एक्सटर्नल पाथवे को रोकता है। तो ये हेपेरिन और वारफेरिन दोनों क्या है, कोगुलेंट एजेंट है। क्या है ये, कोएगुलेंट एजेंट है, कोएगुलेंट एजेंट है। यहाँ पे एक और चीज है कि जो वारफेरिन होता है ये ओरली दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। अब देखिएगा एपीटीटी यदि पेशेंट में टेस्ट कर रहे हैं हम, तो हेपेरिन वाले पेशेंट के लिए हमें एपीटीटी टेस्ट करते हैं, है ना। और इसका नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है, 20 से 36 सेकंड रहता है। कितना रहता है, 20 to 36 सेकंड रहता है ना नॉर्मल वैल्यू। और यहाँ पे एक और चीज याद रखने की जरूरत है, यदि इसका टाइम यानी कि एपीटीटी का टाइम
जो है एपीटीटी प्रोलॉन्ग देन 90 सेकेंड आ रहा है, मोर देन 90 सेकेंड आ रहा है, पेशेंट को क्या चल रहा है, हेपेरिन चल रहा है। यदि पेशेंट हेपेरिन ले रहा है और उसके अंदर एपीटीटी जो है मोर देन 19 आ रहा है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, उस पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस रखना है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस रखना है। अब देखिएगा पीटी और आईएनआर का जो नॉर्मल वैल्यूज है ये देख लेते हैं। पीटी जो है, पीटी का प्रोथ्रोम्बिन टाइम का नॉर्मल वैल्यू है वो कितना रहता है, 9.6 to 11.8, ये इसका नॉर्मल लेवल रहता है। जबकि आईएनआर का जो नॉर्मल लेवल रहता है वो कितना होता है, 2 to 3 सेकेंड। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यदि पेशेंट जो है क्या ले रहा है, वारफेरिन ले रहा है, पेशेंट क्या ले रहा है, वारफेरिन ले रहा है, वारफेरिन थेरेपी है, और जो है पीटी आपका कितना आ रहा है, मोर देन 30 आ रहा है, मोर देन 30 आ रहा है पीटी, तो क्या ब्लीडिंग प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस रखना है। यहाँ पे कोगुलेशन स्टडी में हमने देखा कि एपीटीटी हम किस में चेक करते हैं, हेपरिन में, और हेपरिन में यदि पेशेंट के अंदर 90 सेकंड से ज़्यादा आ रहा है तो हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशंस रखना है। और पीटीआईएनआर जब चेक करते हैं तो पीटी जो है प्रोथ्रोम्बिन टाइम यदि 30 सेकंड से ज़्यादा आ रहा है तो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस रखने हैं, पेशेंट क्या ले रहा है, वारफेरिन ले रहा है, तो है ना। अब देखते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स, है ना, प्लेटलेट्स हमने देखा ब्लड सेल्स के अंदर आती हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका मेन काम क्या है, कोएगुलेशन का है, ब्लड का क्लोटिंग करना इनका मेन फंक्शन है। और इनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1.5 लाख से लेके 4 लाख सेल पर mm पर क्यूबिक mm, तो 1.5 लाख से 4 लाख सेल पर क्यूबिक mm इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है, किसकी, प्लेटलेट्स की। ध्यान रखना प्लेटलेट्स की काउंट कहाँ बढ़ जाती है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई वाले स्थान, इसके साथ में क्रोनिक कोल्ड वाले स्थान है, वहाँ पे इसका लेवल बढ़ जाता है, इसका प्लेटलेट्स का। या फिर एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज में भी प्लेटलेट्स का लेवल स्लाइटली एलिवेटेड मिलेगा। और जिसके अंदर प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज है उसके अंदर हमें क्या रखना है, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस रखने हैं। क्या रखने हैं, ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, क्योंकि उसके अंदर क्लोट ना हो पाएगा, सही टाइम से क्लोटिंग नहीं हो पाएगी ब्लड की, तो ब्लीडिंग प्रिकॉशंस हमें रखने हैं। अब देखते हैं हम ब्लीडिंग टाइम, बीटी, ब्लीडिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम किस लिए किया जाता है, टू डिटेक्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, है ना, नॉर्मल फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है प्लेटलेट्स, तो डिटेक्ट द डिसऑर्डर्स ऑफ प्लेटलेट्स। यदि प्लेटलेट्स क्लॉट नहीं कर पाएंगी तो इसका मतलब है कि प्लेटलेट्स के अंदर कोई ना कोई डिसऑर्डर्स है, तो इसके लिए किया जाता है आपका ब्लीडिंग टाइम टेस्ट किया। अब इसके 2 मेथड होते हैं, ब्लीडिंग टाइम टेस्ट करने के क्या होते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है ईवीएम मेथड और एक होता है डुके मेथड। हम यहाँ पे बता देता हूँ कि ड्यूक मेथड से जो टाइम होता है नॉर्मल टाइम क्या होता है, इसका नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम कितना होता है, तो ड्यूक मेथड इससे यदि करते हैं तो 1 से 3 मिनट का होता है, और यदि एवी मेथड से करते हैं तो 3 से 6 मिनट का होता है। ठीक है, तो ब्लीडिंग टाइम किस लिए करते हैं,
कि प्लेटलेट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और 2 मेथड इसके हैं चेक करने के, एवी मेथड और डेक्यू मेथड। डेक्यू मेथड से 1 से 3 मिनट का होता है ब्लीडिंग टाइम और एवी मेथड से 3 से 6 मिनट का। इसके बाद है डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर टेस्ट, आपको पता है डी डाइमर टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डी डाइमर टेस्ट किसके लिए किया? डीवीटी के लिए। किसके लिए किया जाता है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। तो डीवीटी को डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के डायग्नोसिस के लिए, या फिर डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। तो डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर जो कोगुलेशन है उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। इसके साथ में किसके लिए? डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है पेशेंट के अंदर, उसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो क्लॉट फॉर्मेशन है ना, एंडोलाइसिस, उसको देखा जाता है इसके अंदर। क्लॉट फॉर्मेशन है कि नहीं है, मतलब ब्लड के अंदर क्लोटिंग तो नहीं है कोई, और उसका लाइसिस तो नहीं हो रहा, ब्रेकडाउन हो रहा है क्या? तो ब्रेकडाउन होगा, जैसे क्लोट है और क्लोट का ब्रेकडाउन होगा तो क्या बन जाएगा? फाइब्रिन बनेगा, और वो फाइब्रिन की वजह से डीवीटी हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है ना। तो ये उस फाइब्रिन को डिटेक्ट करता है। तो डी डाइमर टेस्ट आपका क्या करता है? क्लोट फॉर्मेशन को चेक करता है, क्लोट फॉर्मेशन हो रहा है क्या। कई बार ब्लड वेसल्स के अंदर अपने आप ही क्लॉट फॉर्मेशन होता रहता है और फाइब्रिन बन जाता है। तो फाइब्रिन को डिटेक्ट करते हैं तो पता चलता है कि डी डाइमर टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और डी क्वेश्चन आता है किसके लिए किया जाता है? डीवीटी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो डी डाइमर टेस्ट किया जाता है। अब बात करते हैं एरिथ्रोसाइट स्टडीज के बारे में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो ये क्या होती है? एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होती है कि जो एरिथ्रोसाइट्स हैं सेटल आउट ऑफ एंटीकोगुलेंट ब्लड इन 1 आवर। जो एंटीकोगुलेंट ब्लड है हमने ब्लड लिया है, उसमें हमें एंटीकोगुलेंट डाल रखा है, एंटीकोगुलेंट मिलाया है, यानी कि ब्लड को थक्के से रोकना है, जमने नहीं देना है। तो उसके अंदर जो आरबीसी है उनका सेटल डाउन होना जो रेट है उसको बोल देते हैं ESR, यानी कि 1 घंटे के अंदर कितनी आरबीसी सेटल डाउन हो रही है नीचे, तो उसे हम बोलते हैं ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसकी नॉर्मल वैल्यू आपकी होती है, कितनी होती है इसकी नॉर्मल वैल्यू? 0 से 30 mm पर आवर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन या फिर हीमेटोक्रिट। तो नॉर्मल हीमेटोक्रिट या हीमोग्लोबिन कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मल कितना होता है? मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग होता है, मेल के अंदर अलग होता है, फीमेल के अंदर अलग होता है। तो मेल के अंदर जो एनक्लेक्स वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 14 to 16.5 ग्राम पर डे। और फीमेल के अंदर कितनी दे रखी है? तो फीमेल के अंदर दे रखी है 12 से 15 ग्राम पर डे। ये नॉर्मल वैल्यूज है किसकी? हीमोग्लोबिन की। ये किसको मेजर करने के लिए किया जाता है कि पेशेंट के अंदर एनीमिया तो नहीं है ना। हीमोग्लोबिन का कम हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? एनीमिया की कंडीशन आ जाती है ना। तो एनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा सीरम आयरन की बात करते हैं। सीरम आयरन का नॉर्मल लेवल कितना होता है? मेल के अंदर होता है 65 to 175 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर और फीमेल के अंदर होता है 50 से 170 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। और ये किस लिए किया जाता है? क्या डिटेक्ट करता है? एनीमिया को डिटेक्ट करवाता है, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ साथ हम सीरम आयरन भी देखते हैं, तभी एनीमिया डिटेक्ट हो पाता है। इसके साथ साथ हीमोलाइटिक डिसऑर्डर्स को देखा जाता है, यानी कहीं ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा, क्योंकि कई बार ब्लड लॉस होता रहता है तो भी सीरम आयरन कम मिलेगा। जैसे कि हीमोलाइटिक डिसऑर्डर, जैसे कि
हेमरोइड हो रहा हो, हेमरोइड से ब्लड लॉस होता है, तो हेमरोइड हो रहा हो, साथ में कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, है ना, तो वो सब में सीरम आयरन क्या रहेगा आपका कम मिलेगा। अब बात करते हैं कार्डियक मार्कर्स की। कार्डियक मार्कर के अंदर हम देखते हैं सीके, क्रेटिनिन काइनेज। क्रेटिनिन काइनेज का लेवल यहाँ पे देखिएगा, ये क्रेटिनिन काइनेज क्या होता है, ये आपका पाया जाता है टिश्यूज़ के अंदर। कौन कौन से टिश्यूज़ जो हैं, यानी कि ब्रेन टिश्यू एंड जो कार्डियक मसल्स होती है ना, उनके अंदर। ब्रेन एंड कार्डियक मसल्स जो होती हैं, इनके अंदर ये क्रेटिनिन काइनेज मिलता है। जैसे जैसे इनका कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म मीन्स ये टूटता है, ट्रोमा होता है, तो क्रेटिनिन काइनेज का लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि कहीं इंजरी तो नहीं हुई है। अब देखिएगा, इस क्रेटिनिन काइनेज जो है अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखेंगे सीके क्रेटिनिन काइनेज एम होता है, तो ये आपका मसल्स के अंदर मिलता है। किसमें मिलता है, मसल्स के अंदर मिलता है, स्केलेटल्स जो मसल्स होती हैं उनके अंदर। दूसरा आपका है CKMB है, CKMB कार्डियक मसल्स में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, कार्डियक मसल्स में मिलता है। एक है CKBB, ये मिलता है ब्रेन की मसल्स में, है ना। तो ब्रेन मसल्स डैमेज होती हैं तो आपका CKBB बढ़ा हुआ मिलेगा, और यदि CKMM बढ़ा हुआ मिलता है तो कार्डियक जो स्केलेटल मसल्स हैं वो डैमेज हुई है कोई ना कोई, और CKMB बढ़ता है तो मतलब कार्डियक मसल्स डैमेज हुई हैं। जैसे हम इन्फेक्शन हो जाता है, MI हो जाता है ना, उसके अंदर देखते हैं CKMB का लेवल बढ़ा हुआ मिल जाता है। अब देखते हैं नॉर्मल वैल्यू इनका। तो क्रेटिनिन काइनेज का जो टोटल नॉर्मल वैल्यू रहता है वो रहता है आपका 26 से 174 यूनिट पर लीटर। ठीक है, अब इनके अलग अलग देखते हैं CKMB का, CKMM, CKBB का। CKBB का जो रहता है वो 0% रहता है। इसका रहता है आपका 95% टू 100% ऑफ टोटल। तो मेन इसमें CKMB रहता है कार्डियक मार्कर्स के लिए, इसीलिए तो हार्ट्स के अंदर कुछ जैसे MI वगैरह होता है तो हम क्रेटिनिन काइनेज करवाते हैं, CKMB करवाते हैं ना। और इसका भी इसमें कितना रहता है, 0 to 5% रहता है टोटल का। यानी कि जो 26 से 174 यूनिट पर लीटर है ना, ये इसमें मोस्टली कौन सा ही मिलता है आपका, कार्डियक वाला ही मिलता है, CKMB मिलेगा ना। इसके बाद हम देखते हैं ग्लूकोज स्टडीज। ठीक है, ग्लूकोज स्टडीज यानी कि नॉर्मल RBS का लेवल कितना होता है, रैंडम ब्लड शुगर या फास्टिंग ब्लड शुगर ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो वो कितना रहता है, 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ये नॉर्मल है। फास्टिंग ब्लड शुगर है, कितना होता है, 70 से 110 mg पर डी। इसके अलावा देखिएगा, यदि कोई पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है और 3-4 महीने से वो का हमें उसको ग्लूकोज लेवल चेक करना है कि कंट्रोल्ड है कि नहीं है, 3 से 4 महीने का ग्लूकोज कंट्रोल्ड है कि नहीं है, तो उसके लिए हम करते हैं HbA1c। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A। तो ये टेस्ट होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन A, किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि 3 से 4 महीने की जो पास्ट बेस्ट कंट्रोल है कि नहीं है ग्लूकोज का, उसको टेस्ट करना। हाउ वेल ग्लूकोज कंट्रोल इन फास्ट 3 to 4 मंथ, तो इसके लिए ये टेस्ट किया जाता है। और इसकी वैल्यू जो है, यदि गुड कंट्रोल है, यानी कि इसकी वैल्यू यदि जो है वो 7% से कम आती है, 7% या 7% से कम आती है, तो इसका मतलब है कि गुड कंट्रोल रहा है ना। 7 से 8 रहती है तो इसका मतलब रहता है कि फेयर कंट्रोल है। और यदि
8 से ज़्यादा आ जाती है तो इसका मतलब है कि पुअर कंट्रोल, यानी ग्लूकोज पे पुअर कंट्रोल रहा है। अब देखते हैं इसमें लिपिड प्रोफाइल्स, है ना। लिपिड्स का टेस्ट लिपिड प्रोफाइल में करवाते हैं हम। लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या चेक करते हैं? कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक किया जाता है, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पे देखेगा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना होना चाहिए नॉर्मल, तो 140 से लेके 199 mg/dl ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल होना चाहिए। 200 से नीचे होना चाहिए, है ना। 150 से 200 के बीच में होना चाहिए। 140 से लेके 199 mg/dl। जो LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, उसका कितना होना चाहिए आपका? लेस देन 130 mg, 130 mg से नीचे होना चाहिए। HDL जो है ना आपका, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, उसका होना चाहिए 30 से 70 मिलीग्राम पर DL, ये इसका नॉर्मल वैल्यू। ट्राइग्लिसराइड कितना होना चाहिए? लेस देन 200 mg/dl। तो यह आपका लिपिड प्रोफाइल हो गया, लिपिड का टेस्ट हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं रीनल फंक्शन। किसको देखते हैं? रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं RFT। तो इसके अंदर क्या देखेंगे हम? सीरम क्रेटिनिन। क्या देखेंगे? क्रेटिनिन का लेवल देखेंगे, है ना। ये रीनल फंक्शन का स्पेशल इंडिकेटर है, स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ रीनल फंक्शन। किडनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है इसकी? 0.6 to 1.3 mg/dl। यदि इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, यदि इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये किसको इंडिकेट करेगा? कि आपका जो ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलर या फिर किडनी जो है, नॉट वर्किंग वेल, तो वो सही से काम नहीं कर रही है। या फिर GFR जो है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो क्या हो गई है? स्लो हो गई है। तो इसका लेवल क्या हो जाता है आपका? बढ़ जाता है क्रिएटिनिन का लेवल। इसके अलावा सीरम क्रिएटिनिन जैसे हम RFT में देख रहे हैं, दूसरा क्या देखेंगे? पहला क्रिएटिनिन हो गया, दूसरा आ गया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल। तो ये लेवल कितना रहता है आपका? 8 से 25 मिलीग्राम पर DL नॉर्मल रहता है। इसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? सबसे पहले एक कैल्शियम है। कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू होता है आपका 8.6 to 10 मिलीग्राम पर DL। इसके साथ साथ फॉस्फोरस का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 2.7 to 4.5 मिलीग्राम पर DL। साथ में मैग्नीशियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? तो मैग्नीशियम का रहता है 1.6 to 2.6 मिलीग्राम पर DL। यहाँ पे एक और चीज़ है कि CD4 एंड CD8 जो सेल्स होती हैं, इनका रेशियो जो होता है, नॉर्मल रेशियो कितना होता है? तो नॉर्मल रेशियो होता है 2:1, यानी कि CD4 सेल ज़्यादा होती हैं, CD8 सेल कम होती है नॉर्मली। लेकिन HIV के अंदर ये उल्टा हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए थे। थेराप्यूटिक लेवल है मेडिसिन का, थेराप्यूटिक लेवल ऑफ कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे कि डिजॉक्सिन है। डिजॉक्सिन का नॉर्मल लेवल, थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है? 0.5 to 2 नैनोग्राम पर ml। इसके साथ साथ जैसे लिथियम है, लिथियम का जो थेराप्यूटिक लेवल होता है वो कितना होता है?
0.5 to 1.2 मिली पर लीटर। एनिटोइन है, क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। एनिटोइन का नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है आपका? 10 से 20 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।